नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। पहली खबर की बात करें तो मई 2025 में जब पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 और JF-17 जेट्स ने अपनी एयर स्पेस के अंदर रहकर स्टैंड ऑफ वेपन्स और ग्लाइड बॉम्ब्स फायर किए थे, तब इंडियन एयरफोर्स के पास उन्हें रोकने के लिए महंगे इंटरसेप्टर्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। आकाश NG और बराक 8 जैसे मिसाइल्स जिनकी कॉस्ट 9 से 18 करोड़ रुपए तक जाती है, उनका इस्तेमाल ऐसे वेपन्स के खिलाफ करना पड़ा जो दुश्मन को कभी कभी तो 70-80 लाख के ही पड़ते हैं। इसी कॉस्ट इम्बैलेंस ने इंडियन एयरफोर्स की एयर डिफेंस थिंकिंग को ओवरनाइट बदल दिया। तो अब फोकस क्लियर है, हर आने वाले थ्रेट पर मिसाइल फायर करना सस्टेनेबल नहीं है। इसी वजह से DRDO के डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी लेज़र बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को टॉप प्रायोरिटी पर फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स मिसाइल को टकराकर गिराने के बजाय लेज़र बीम से उसके सीकर कंट्रोल फिन्स या वॉरहेड को डैमेज करती है, और यहाँ एक इंगेजमेंट की कॉस्ट सिर्फ बिजली के खर्च जितनी होती है, लिटरली कुछ 100 रुपये, यानी करोड़ों के वेपन को चाय के कप के दाम जितने में यूटिलाइज करना। इंडियन एयरफोर्स के एक सीनियर एयर डिफेंस ऑफिसर ने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद समझ आ गया कि फ्यूचर फाइटर जेट्स का नहीं, मास्ड ड्रोन और चीप स्मार्ट म्यूनिशन का है, और आप उनका जवाब 15 करोड़ रुपए के मिसाइल से नहीं दे सकते। और DRDO इस वक्त 2 हाई पावर लेजर प्रोग्राम्स पर काम कर रहा है। 100 से 150 किलोवाट का दुर्गा 1 सिस्टम बेसिस, रडार और रनवेज की प्रोटेक्शन के लिए बनाया जा रहा है, जबकि 250 से 300 किलोवाट का दुर्गा 2 ज़्यादा लॉन्ग रेंज कवर करेगा और क्रूज मिसाइल जैसे थ्रेट्स को 15 से 20 किलोमीटर दूर से इंगेज कर सकेगा। दोनों सिस्टम्स एडवांस टेस्टिंग फेज में पहुंच चुके हैं। प्लान ये है कि S-400 और आकाश NG के साथ मिलकर लेजर सिस्टम को एक लेयर्ड डिफेंस में डिप्लॉय किया जाए, जहां पहले मिसाइल आए और फिर लेजर से सस्ता, साइलेंट और इंस्टेंट किल हो। जब ये सिस्टम ग्राउंड पर आ जाएंगे तब एयर वॉरफेयर का कॉस्ट इक्वेशन पूरी तरह पलट जाएगा। अगली खबर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के सबसे इंपॉर्टेंट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में से एक 84 SU-30 MKI फाइटर्स का अपग्रेड अब फाइनली डिसीजन के करीब लग रहा है। HAL के CMD डॉक्टर DK सुनील ने बताया है कि CCS की क्लियरेंस अब सिर्फ कुछ टाइम का सवाल है और अगले कुछ महीनों में अप्रूवल मिलने की पूरी उम्मीद है। उनके मुताबिक टेक्निकल काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इंडियन एयरफोर्स, HAL और DRDO मिलकर अपग्रेड पैकेज के सारे पैरामीटर्स लॉक कर चुके हैं कि कौन सा रडार होगा, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट होगा, कौन से वेपन्स इंटीग्रेट होंगे, सब डिसाइड हो चुका है। अब जो डिले बचा है वो सिर्फ प्रोसीजरल और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टेप्स का है, जो हर बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट का हिस्सा होता है। ये अपग्रेड इंडियन एयरफोर्स के लिए ज़रूरी भी है क्योंकि SU-30 MKI आज भी फोर्स का बैकबोन है। एयर डिफेंस हो, डीप स्ट्राइक हो या मैरीटाइम रोल, हर जगह ये एयरक्राफ्ट काम कर रहा है। लेकिन अब बिना अपग्रेड के उनकी इफेक्टिवनेस धीरे धीरे कम होती जाएगी, खासकर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और नाइट्रोक सेंट्रिक कॉम्बैट में। सुपर सुखोई अपग्रेड से इन जेट्स को ESA रडार, एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम, बेटर डेटा लिंक्स और नया वेपन इकोसिस्टम मिलेगा। एम ये है कि SU-30 MKI को 2040 तक फुली रिलेवेंट रखा जा सके, जब तक कि AMCA जैसे नेक्स्ट जनरेशन फाइटर्स सर्विस में नहीं आ जाते। HAL का नासिक प्लांट, जहां SU-30 MKI का लाइसेंस प्रोडक्शन और ओवरहॉल होता रहा है, इस अपग्रेड के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। तो जैसे ही CCS से ग्रीन सिग्नल मिलेगा, फिर प्रोजेक्ट हम सबको ग्राउंड पर दिखेगा। अगली खबर की बात करें तो इंडिया का 1000 किलोमीटर रेंज का LRLACM यानी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल असल में सिर्फ पहला स्टेप है। DRDO के अंदर अब इस मिसाइल के फ्यूचर वेरिएंट पर काम शुरू हो चुका है, जिसका एम रेंज को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना है, यहाँ तक कि 2500 किलोमीटर तक। इंजीनियर्स का कहना है कि रेंज बढ़ाना सिर्फ फ्यूल बढ़ाने का गेम नहीं होता, हर एक्स्ट्रा किलोमीटर के साथ वेट, एरोडायनेमिक्स और प्रपल्जन एफिशिएंसी का बैलेंस बिगड़ सकता है। इसी वजह से अप्रोच काफ़ी कैलकुलेटेड रखी जा रही है। इस पूरे प्लान का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है मनिक स्मॉल टर्बोफैन इंजन, जो इस मिसाइल को पावर करता है। GTRE के मुताबिक ये इंजन ऑलरेडी इतनी इंड्योरेंस रखता है कि वो करंट रिक्वायरमेंट से लगभग 3 गुना ज़्यादा टाइम तक ऑपरेट कर सकता है। मतलब फ्यूचर के लॉन्गर रेंज वेरिएंट्स के लिए नया इंजन बनाना जरूरी नहीं होगा, एग्जिस्टिंग इंजन को ही रिफाइन किया जा सकता है। साथ ही मिसाइल के स्ट्रक्चर को लाइटर बनाने पर भी काम हो रहा है। कार्बन फाइबर कंपोजिट्स जैसे एडवांस मटेरियल से एयरफ्रेम का वेट कम होगा, जिससे ज़्यादा फ्यूल कैरी किया जा सकेगा बिना साइज बढ़ाए। फ्यूल टेक्नोलॉजी में भी हाई डेंसिटी फ्यूल्स पर रिसर्च चल रही है ताकि ज़्यादा एनर्जी मिल सके।
और अगली खबर की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो चीज अपनी वैल्यू प्रूव कर गई वो थी स्कैल्प एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल। अब वही एक्सपीरियंस इंडिया और फ्रांस को एक नए डिफेंस डील के करीब ले आया है। डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक एडिशनल स्कैल्प मिसाइल की प्रोक्योरमेंट पर बातचीत एडवांस स्टेज में है और जल्दी ही फाइनल डिसीजन आ सकता है। स्कैल्प का सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका स्टैंड अप कैपेबिलिटी। टेरेन हगिंग फ्लाइट, स्टील्थ डिजाइन और एडवांस गाइडेंस सिस्टम की वजह से ये मिसाइल एयर डिफेंस को बाईपास करते हुए डीप स्ट्राइक को हिट कर सकती है। इंडियन एयरफोर्स के लिए ये परफेक्ट फिट है, यानी एनिमी एयर स्पेस में घुसे बिना हाई वैल्यू टारगेट को न्यूट्रलाइज करना। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये डील काफ़ी बड़ी हो सकती है, जिसमें 100 से ज़्यादा मिसाइल शामिल हो सकते हैं। इससे राफेल स्क्वाड्रंस के पास अच्छा स्टॉक सिक्योर हो जाएगा। नेवी के लिए भी फ्यूचर इंटीग्रेशन का ऑप्शन एक्सप्लोर किया जा रहा है, जिससे मैरीटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटी और स्ट्रांग हो सकती है। तो आप क्या कहोगे इन सब खबरों के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।